हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश वापस से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य में। तो आज मैं आया हूं जनवरी मंथ के करंट अफेयर एनालिसिस के पार्ट 3 को लेकर। इससे पहले मैंने दिसंबर मंथ तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा जो मॉर्निंग सेशन में जो करंट अफेयर एनालिसिस की जो क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज चल रही है, उसका भी वहाँ पे नवंबर मंथ तक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है और वहाँ पर दिसंबर मंथ चल रही है। तो इन सारे वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर राइट साइड जो आई आइकन यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से भी आप वीडियोस के लिंक पे डायरेक्टली जा सकते हैं। यहाँ पे जो भी टॉपिक्स या मॉर्निंग हो या इवनिंग हो, यहाँ पे वो टॉपिक्स कवर हो रहे हैं जो कि स्पेशली सीएससी एग्जामिनेशन यानी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन और ईपीएफओ, इन दोनों को ध्यान में रख के यहाँ पे कवर किया जा रहा है। और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि 90 से 95% तक के करंट अफेयर्स मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट कराने का पूरा अपना कोशिश करूंगा और ये मैं करवा के रहूंगा, चाहे वो कुछ भी हो जाए। बस आप लोग का पूरी तरह से सपोर्ट मुझे मिलना चाहिए। इसके अलावा एक और बात बताना चाहूँगा कि आप हमारे साथ टेलीग्राम या ट्विटर वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं, जहाँ से क्या होगा कि आपको जब भी कुछ वीडियोस के लिंक हो या पीडीएफ, उन दोनों को आपको डायरेक्टली सही टाइम में एक ही जगह में मिल जाया करेगा, जो कि यूट्यूब में कभी कभी होता है कि नोटिफिकेशन आने में लेट हो जाती है। तो ये इस जगह में आपको फ़ायदा हो सकता है, तो इसलिए आप हमारे साथ टेलीग्राम या ट्विटर कहीं पर भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी आपको वीडियोज़ के लिंक और पीडीएफ मिल जाती है। इसके अलावा आज जो हम शुरू करेंगे कुछ टॉपिक्स, तो वहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हमारे इस साल के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें से कुछ टॉपिक जैसे हो गया कि चीता के कंजर्वेशन से रिलेटेड वापस से हम री लॉन्च कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं चीता हमारे कंट्री से बहुत साल पहले ही वो एकदम लुप्त हो गए थे, तो अभी फिर से उनको री इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। कुछ कैसे होगा, क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, क्या कानून की मदद से किया जा रहा है, कहाँ पे किया जा रहा है, ये सारी चीज़ हम जानेंगे। इसके अलावा साइबर क्राइम से रिलेटेड ऑलरेडी हमने 2-3 टॉपिक डिस्कस कर लिया है, एक और आज हम करने वाले हैं। बहुत ही मज़ेदार होने वाला है आज का एनालिसिस। चलिए देखते हैं और आगे क्या मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा एक और बात बताना चाहूँगा कि आप मेरे साथ कुछ मेरे पर्सनल अकाउंट, मेरे साथ कुछ पर्सनल सोशल नेटवर्किंग साइट्स में भी आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको पीडीएफ लिंक और वही वीडियोस के लिंक जो कि आपको चैनल के साइट्स में मिलते हैं, वो भी आपको यहाँ पर ही मिल सकता है। जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, कहीं भी अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो वहाँ पे भी आपको ये सारी चीज़ मिल जाया करेंगे। क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि जब तक आप और मैं अगर एक साथ नहीं मिलेंगे, तब तक कुछ हम लोग इसे सर्किल नहीं कर पाएंगे, ना ही हम इस किसी चीज़ को पूरा ठीक से नहीं कर पाएंगे। हम एफर्ट तो देंगे, बट जब तक हमारा दोनों का साथ एक ही जगह में ना चले, तब तक हम किसी चीज़ को बहुत ही 100% अचीव नहीं कर पाएंगे। अचीव तो कर ही लेंगे, बट 100% नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं किसी चीज़ का कमी रह जाएगा। इसके अलावा एक और बात आप लोग से डिस्कस करना चाहूँगा कि हमारे ही चैनल में कुछ इनोवेटिव क्लासेस भी चल रही हैं, जैसे एसएससी से रिलेटेड और रेलवे से रिलेटेड भी। तो आप इन सारे चैनल मतलब इन सारे जो क्लासेस चल रहे हैं, इनका भी आप लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर लगेगा कि हमारे चैनल के द्वारा जो भी प्रोवाइड किया जा रहा है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स है, जो कि आपको दूसरे चैनल्स पे शायद नहीं मिलेगा। मैं ऐसा आपको दावे के साथ नहीं बोलूँगा, बट हाँ, कुछ ऐसा है आपको शायद दूसरी जगह नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोग एटलीस्ट एक बार ज़रूर देखें, कि हो सकता है शायद आप खुद को डिफरेंशिएट कर पाएँगे। जब आप पढ़ रहे हो, आपको पढ़ाया जा रहा हो, एज़ आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो, तो आपको खुद न खुद आपको समझ में आना चाहिए। मैं ऑलरेडी यहाँ पे यूपीएससी से रिलेटेड सीएससी और ईपीएफओ का फिलहाल करंट अफेयर्स कर रहा हूँ। हाल ही में इसका एक पूरा 1 साल का सीरीज स्टार्ट होगा, जो कि बिना 1 रुपए के होगा, ना ही बिना किसी चीज़ का मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ, कुछ मांगना यहाँ पे होगा। बस आप मेरे साथ बने रहिएगा और पूरा 1 साल का, जो कि इतना लाखों करोड़ों लाखों रुपए खर्च करके जो दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में कराया जाता है, वो चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे देंगे और ए टू जेड एग्जैक्टली वही रहेगा। बस हमारा जो प्लेटफॉर्म रहेगा वो यूट्यूब रहेगा। इसके अलावा स्टेट पीएससी का भी हाल ही में बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, जो कि बीपीएससी और डब्ल्यूपीएससी के लिए बेस पे फिलहाल अभी स्टार्ट किया जाएगा और आगे आगे यूपीपीएससी और जेपीएससी में भी ध्यान दिया जाएगा। तो ये इसलिए होगा, अभी तक वेट इसलिए चला जा रहा है क्योंकि नोटिफिकेशन उस तरह का अभी कुछ आया नहीं है और अभी फिलहाल यूपीएससी को ध्यान दिया जा रहा है, इसलिए अभी तक कुछ अच्छी तरह से स्टार्ट नहीं किया गया है, बट बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो आप बने रहिए हमारे साथ जितना ज़्यादा हो सके। अगर और किसी क्लासेस या किसी और आपको एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ गाइड चाहिए या हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उससे रिलेटेड जरूर काम करके आपके लिए आएंगे, क्योंकि आप और हम दोनों मिलकर ही ये हमारा अल्टीमेट लक्ष्य प्लेटफॉर्म को हम लोग यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। ठीक है। तो जैसा कि हमेशा तरह शुरू करने से पहले एक मैप क्वेश्चन करते हैं। तो जो आज का मैप क्वेश्चन है वो है,
जेनोबॉट से रिलेटेड। ये जेनोबॉट्स है क्या, देख पा रहे होंगे बहुत ही प्यारा सा एक क्रिएचर आपको दिख रहा होगा। ये रोबोट है या फ्रॉग है, क्या है, चलिए जान लेते हैं। तो जेनोबॉट्स है ना, ये वर्ल्ड का फर्स्ट लिविंग रोबोट जो कि क्रिएट किया गया है साइंटिस्ट के द्वारा। तो किस कंट्री के द्वारा ये क्रिएट किया गया है, यह हमें बताना है। देख पा रहे होंगे ना जेनोबॉट से ये भी। तो ये यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के द्वारा ये क्रिएट किया गया, वहाँ के साइंटिस्ट ने। उन्होंने क्या किया, एक टाइनी रोबोट बनाया जो कि किसका सेल्स को यूज करके, वो अफ्रीकन जो क्लाउड फ्रॉग होते हैं ना, उनका यूज करके वो एक जेनोबोट्स मतलब मिनी रोबोट्स बनाए हैं, ठीक है। और साइंटिस्ट ने इसे रिपर्पज लिविंग सेल्स से स्क्रैप करके, मतलब जो फ्रॉग का जो एम्ब्रियो होता है ना, जैसे एम्ब्रियो हमारे जब फीमेल जब गर्भवती होते हैं तभी उस वक्त भी एम्ब्रियो धीरे धीरे फॉर्म होता है ना, ये देख पा रहे हो इस तरह का। तो उसी तरह का ये फ्रॉग में भी जो एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है ना, उसको कैसे करके असेंबल करके वो एक नया इंटायरली न्यू लाइफ फॉर्म्स के तौर पे वो लेके आ रहे हैं इसके तरफ, जो माना जा सकता है कि इसके तरफ फ्यूचर में जाके शायद फॉर्म हो जाए, है ना। इसके अलावा जो लेटेस्ट रिसर्च जो इसमें आया गया है, उसका डिजाइन से लेके और मतलब सब कुछ ना, फर्स्ट टाइम ऐसा होगा जो कि कंप्लीटली बायोलॉजिकल मशीन जो कि स्क्रैच से बनाया जा रहा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बनी थी, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के इस साइंटिस्ट ने किया है। और यूनाइटेड स्टेट्स कितना इंपॉर्टेंट रखता है, वो यूनाइटेड स्टेट्स के एक छींक से भी पूरे वर्ल्ड पे उसके छींक का प्रभाव पड़ता है। तो वहाँ पे कुछ अगर इन्वेंट किया गया है तो ऑफकोर्स वो हमारे लिए पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हो गया कुछ मैप से रिलेटेड। मैं आपको थोड़ा यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में जब पढ़ रहे हैं तो कुछ उससे रिलेटेड मैप भी आपको बता दूं। ये देख पा रहे होंगे, ये यूनाइटेड स्टेट्स का आपको फिजिकल मैप हो गया, ठीक है। लगभग यहाँ पे छोटे छोटे, जैसे इंडिया है इतने सारे कंट्रीज का, स्टेट्स का लगभग 28 स्टेट्स है ना, 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज। तो यहाँ पे 50 स्टेट्स है और इक्वली उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, इक्वल पावर्स है सारे स्टेट्स का। ऐसा नहीं है कि बड़ा कोई स्टेट है तो उसका अलग ज्यादा पावर हो गया या छोटे स्टेट का, वैसा कुछ नहीं। इक्वल रिप्रेजेंटेशन है उनके पार्लियामेंट में। तो ये सब चीज वहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है। तो आसपास में जुड़ा हुआ देख लियो, ऊपर कनाडा हो गया, नीचे मेक्सिको हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो बॉडीज है, ये वाटर बॉडीज में यहाँ पर आपको पैसिफिक ओशन, इधर एटलांटिक, इधर हो गया गल्फ ऑफ मेक्सिको। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट रिवर है, जैसे कि कोलोराडो है, आपको रियो ग्रांडे है। उसके अलावा आपको यहाँ पे बहुत सारे ये जो माउंटेन्स रेंज है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। येलो स्टोन रिवर इधर आपको मिल जाएगा। उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक सिस्टम जो है, ये टोटल 5 लेक सिस्टम का यहाँ पे है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लेक सुपेरियर, लेक मिचिगन, लेक हडसन, उसके अलावा यहाँ पे जो लेक इक्योन, और उसके अलावा लेक यहाँ पे सेंट लॉरेंस, ये रिवर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है ना, ये बाकी सारे जो लेक्स है ना, ये सब बॉर्डर में आते हैं। मतलब आधा पार्ट कनाडा में, आधा मतलब कुछ पार्ट कनाडा में, आधा आधा नहीं बोल सकते, कुछ पार्ट कनाडा में देख पा रहे होंगे और कुछ पार्ट यूनाइटेड स्टेट्स में। बट ये एक मात्र लेक है जो मिचिगन लेक है ना, ये सिर्फ आपको यूनाइटेड स्टेट्स में पूरा का पूरा है। तो क्वेश्चन कभी आ जाता है कि ये जो 5 इंपॉर्टेंट लेक्स है ना, या 3 सिस्टर्स ऑफ लेक ये भी बोला जाता है, ये थोड़ा दोनों जो है ये सब थोड़ा डिफर रहते हैं। तो बोल रहे हैं कि ये जो बाकी सारे लेक्स है, आपको सिर्फ ये एक लेक मिचिगन है जो कि आपको पूरा का पूरा यूनाइटेड स्टेट्स में आता है, ये रिवर सिस्टम है। बाकी सारे के सारे वो बहुत ही वो मतलब कनाडा के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको वाशिंगटन जो कि कैपिटल मिल गया आपको। इसके अलावा ये फ्लोरिडा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब मात्रा में आपको साइक्लोन, वहाँ तो साइक्लोन नहीं है, वहाँ पे तो आपको थंडरस्टॉर्म बोला जाता है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में ये चीज़ देखने के लिए मिलता है। बहामस हो गया इधर आपको, इधर हो गया कैरिबियन कंट्रीज, ठीक है। तो ये सब सारे कुछ कुछ आसपास के जो भी चीज़ है थोड़ा ध्यान दिया करिए, जो क्योंकि यूएस है, यूएस के बारे में भी आप जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं वो आपके लिए उतना ही फायदेमंद होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। जैसा कि शुरू करने से पहले हमने मैप डिस्कस कर ही लिया है। अपने फ्रेंड्स लोग को मैं प्लीज़ एक बार फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि जो भी जैसा भी कुछ भी डाउट्स आए प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, कि जिससे कि मैं आपको और ज़्यादा कहीं भी अगर लग रहा है कि मुझे आपको मैं पीछे रह जा रहा हूँ या किस जगह में मैं छूट जा रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे बताएं, तभी जाके मैं कुछ आपके लिए कर पाऊँगा। तो पहला टॉपिक है चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में इमेजेस में ही देख के बताया था, है ना। ये जो चीता री इंट्रोडक्शन, ये इसी से रिलेटेड है, ठीक है। देख पा रहे होंगे, ये वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट आपको एनिमल है। लगभग इसका 93 किलोमीटर पर आवर का इसका स्पीड है, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड क्या है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ना सेंट्रल का जो प्रपोज किया गया था ना प्लान, कि अफ्रीकन चीता को हम सुटेबल हैबिटेट जो इंडिया के उसके हिसाब से जो है ना, हम इंडिया में भी इसे री इंट्रोड्यूस करने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो सेंट्रल ने ये पहले प्रपोज किया था, तो चीता, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे ऑथर मतलब इसे सैंक्शन मतलब इसे अलाउ कर दिया है, ठीक है।
तो अब इसके बाद क्या होगा कि एनटीसीए है ना, जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, वो अब धीरे धीरे अपना काम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो एनटीसीए है ना, टाइगर से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो उन्होंने प्रीवियसली क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट के पास गया था और बोले थे कि हम अफ्रीकन चीता को ट्रांसलोकेट कर रहे हैं। नमीबिया एक कंट्री है, आपको पता ही होगा, नमीबिया से हम अपने नौरादेही जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मध्य प्रदेश में, वहां पे हम ट्रांसलोकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे ऑथोरिटी मतलब परमिशन लेना पड़ेगा कि एक आप जो वो उस एनवायरनमेंट में अफ्रीकन कंट्रीज में जो रह रहा है, तो उसके उस एनवायरनमेंट से आप टोटली चेंज करने वाले उसके जगह को, तो एक तरह से उनका राइट का हनन हो सकता है, क्योंकि वो जब वो तो जानवर है ना, जानवर से रिलेटेड जब भी कुछ नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बात आती है तो बहुत सारे परमिशन लेने पड़ते हैं। तो हमारे कंट्री के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही मतलब इस तरह का अलाउ कर दिया गया। उसके अलावा जो IUCN है ना, जो इंटरनेशनल लेवल पे, उनके द्वारा भी बोला ठीक है, आप हम नो ऑब्जेक्शन आपको देते हैं, आप इस तरह का ट्रांसलोकेशन कर सकते हैं, जब आप कुछ एनिमल के हित में रह के कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि आप चाह रहे हैं कि चीता का पॉपुलेशन आप अपने कंट्री में बढ़ाएं, तो ठीक है, हम लोग भी इसके लिए अलाउ करेंगे। बस कुछ कुछ जो क्लॉज है वो थोड़ा ध्यान देने के लिए बोल रहे हैं कि नौरादही में क्या सुटेबल वही क्लाइमेट मिलेगा, वही आपको माहौल मिलेगा जो कि आपको उस चीते को क्या नमीबिया में मिल रहा था। तो ये सबको ध्यान देते हुए यहाँ पे बस क्वेरी किया गया और अलाउ कर दिया गया। तो ये एक्चुअली है क्या, ये रीइंट्रोडक्शन, और ये क्यों चीता को ही अभी इस जगह में किया गया। तो ये जो एक्चुअली रीइंट्रोडक्शन का जो मतलब होता है वो होता है कि स्पीसीज मीन्स रिलीजिंग इट एन एरिया वेर इट इज कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग, मतलब ऐसे जगह में रिलीज कर देना जहाँ पे वो सर्वाइव कर सकता है। जैसे नमीबिया से आपको ये नौरादही लाया जा रहा है, तो कुछ कुछ जरूर मिलता जुलता होगा उसके सारे वेदर से रिलेटेड, डे टू डे वहाँ का जो माहौल है, जिस तरह का जंगल है, उनको ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट भी नहीं चाहिए। तो ये सब सारा चीज की वजह से वहां पे आपको वापस इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। चीता एक ओनली लार्ज कार्निवोर एनिमल है, कार्निवोर मतलब जो कि दूसरे जानवर का मांस खाता हो, ठीक है। दैट हैज बीन एक्सट्रीपेटेड मेनली बाय ओवर हंटिंग, मतलब बोला जा रहा है कि हिस्टोरिकल टाइम्स में चीता एकमात्र जानवर है जिसको ओवर हंटिंग के वजह से वो स्टिंक हो गया पूरे तरह से हमारे कंट्री से, है ना। आप जानती है चीता हमारे कंट्री में एकदम पाया नहीं जाता है, ठीक है। इसके अलावा अभी इंडिया नाउ हैज द इकोनॉमिक एबिलिटी, अभी हमारे पास इकोनॉमिक एबिलिटी भी है कि हम इस तरह का रीस्टोरिंग वाला प्रोजेक्ट जो है वो अपने कंट्री में चला सके, है ना। कुछ चीता से रिलेटेड फैक्ट्स अगर मैं बताऊं, तो चीता का जो आपको बायोलॉजिकल मतलब नाम है वो हो गया आपको एसिनोनिक्स जुबेटस, ठीक है, एसिनोनिक्स जुबेटस इसको बोला जाता है। और ये एक ओल्डेस्ट बिग कैट स्पीसीज है, कैट आप जानते हैं ना, तो ये बिग कैट स्पीसीज में आता है, जिसके एंसेस्टर्स लगभग 5 मिलियन या 5 मिलियन ईयर्स से भी ज्यादा के टाइम में रहे होंगे, जो कि मियोसिन एरा बोला जाता है, ठीक है। तो इतना पुराना ये आपको जानवर है, तो इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कुछ कुछ बेसिक फैक्ट्स भी आपको जान के रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कभी कभी आपको कुछ पूछ दे, ठीक है ना। तो चीता ना एक वर्ल्ड का फास्टेस्ट लैंड मैमल है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। और ये जो IUCN के द्वारा ना ये वल्नरेबल लिस्ट में रखा गया, ये भी ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, क्योंकि हम इसे रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो IUCN का स्टेटस जबकि ओके किए हैं हमें हमारे लिए, क्यों जानते हुए कि ये वल्नरेबल है, ठीक है। कंट्री जो कि लास्ट जहाँ पे चीता देखा गया था, कंट्री बोल रहा हूँ, स्टेट, वो है छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ में 1947 में लास्ट चीता देखा गया था। उसके बाद जब वो मर गई थी, उसके बाद कोई आगे फर्दर चीता आया ही नहीं। तब जाके ना 1952 में डिक्लेयर कर दिया गया कि इंडिया से चीता एक्सटिंक्ट हो गया है, ठीक है। और एशियाटिक चीता है ना, उसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड भी डिक्लेयर किया गया है IUCN के द्वारा। तो ये सब की कुछ कुछ बेसिक पार्ट है जो IUCN से रिलेटेड है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और एक बात है कि ये भी बोला गया है कि ईरान में सबसे ज्यादा चीता पाया जाता है, ठीक है। एक ही मात्र जगह है जो कि हमारे मतलब ईरान में, वहां पे सबसे ज्यादा मात्रा का मतलब चीता पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम अब जो इंडिया में इंट्रोड्यूस हो रहा है, इससे रिलेटेड ये कहाँ पे ये मतलब सबसे पहले हुआ, तो ये लगभग वो जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ना, जो कि देहरादून में स्थापित है, उनके द्वारा एक 260 करोड़ का चीता इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट तैयार किया गया, 7 साल पहले किया गया था। सोचिए 7 साल पहले किया गया था जो प्रोजेक्ट, वो अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा परमिशन दिया, IUCN के द्वारा परमिशन मिला, तो कितना टाइम लग जाता है। और वही नौरादही मध्य प्रदेश में उनको फेवरेबल कंडीशंस लगा, इसलिए वो वहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और जो मेन रीजन हुआ था चीता का 1947 मतलब 1952 में एक्सटिंक्ट होने का, वो था लगभग मैन और कैसे इंटरफेस हो गया था, मतलब मैन और ह्यूमंस और जो एनिमल जब इंटरेक्ट कुछ ज़्यादा ही हो गए थे, और ज़्यादातर में मतलब उनका शिकार किया जा रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, चीता एकदम एक्सटिंक्ट ही हो गया, ठीक है। तो NTCA के जो ये आपको
टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से रिलेटेड पहले भी पढ़े हैं, अभी हल्का फिर से एक बार रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं क्या। तो ये कि स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर आता है, और इसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया है अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, ध्यान दीजिएगा। वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड आपको ये एक्ट बहुत बार देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसे अमेंड किया गया है 2006 में, ताकि टाइगर कंजर्वेशन को और ज्यादा स्ट्रेंथ किया जा सके, ठीक है। तो कुछ बेसिक और ये कुछ पार्ट अच्छा हो गया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक हो गया आपको प्रेसिडेंट एड्रेस टू बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये जो प्रेसिडेंट जो एड्रेस करता है दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट को, तो चलिए देखते हैं, उससे रिलेटेड जानेंगे। तो इसे हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वाले सेक्शन में लिखेंगे, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जैसे ये देख पा रहे हैं आप, ये सब चीज अभी हम थोड़ा अच्छे से ध्यान देके पढ़ेंगे, ठीक है। तो न्यूज में ये था, क्योंकि फर्स्ट डे ऑफ बजट सेशन जब स्टार्ट हुआ ना पार्लियामेंट का, तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने क्या किया, दोनों को एक तरह से ज्वाइंट सीटिंग होता है ना, दोनों हाउसेस को एक जगह बुलाया और उसके बाद ज्वाइंट सीटिंग किया, ठीक है। तो है क्या ये, क्यों, कहाँ से ये पावर मिला और क्या चीज है। तो आर्टिकल 87 क्लॉज 1, ये क्लॉज 1 जो है ना, ये बोलता है कि एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन ऑफ द हाउस, मतलब बोल रहा है कि जब भी फर्स्ट सेशन होगा, कभी भी जनरल इलेक्शन के बाद, तो प्रेसिडेंट आएंगे और उसके बाद दोनों हाउस को बैठा के उसके बाद ज्वाइंट सीटिंग कराते हैं, ज्वाइंट सेशन कराते हैं, ठीक है। उस या जब भी हर साल का फर्स्ट सेशन जब होता है ना, जो बजट सेशन स्पेशली जनवरी मंथ में, उस वक्त भी वो क्या करते हैं, प्रेसिडेंट आते हैं और उसके बाद दोनों हाउस को एक जगह बैठा के उसके बाद फर्स्ट सेशन करवाते हैं, ठीक है। वहां पे प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं दोनों हाउस को और इन्फॉर्म करते हैं पार्लियामेंट को कि कैसे करके समन आगे किया जाएगा, क्या क्या चीज होगा, ठीक है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी इससे रिलेटेड कुछ हल्का बेसिक एक पॉइंट जुड़ा हुआ है, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले ना कॉन्स्टिट्यूशन में ये था कि प्रेसिडेंट को एड्रेस तो करना पड़ता था दोनों हाउस को, वो भी हर सेशन में। यहाँ जैसे दिया हो ना, हर साल का स्टार्टिंग जो फर्स्ट सेशन होता है ना बजट वाला, उस वक्त यानी जनवरी मंथ में बोल रहा है ना, पहले था कि हर सेशन, टोटल कितने सेशन होते हैं, प्लीज आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे बताएं कि टोटल कितने सेशन होते हैं और कौन से, मतलब उनका ड्यूरेशन, 2 मंथ 3 मंथ कितना से कौन सा मंथ के लिए, और कौन सा मंथ हॉलीडे रहता है, मतलब एक तरह से ब्लैंक रहता है कि उस वक्त कोई आपको सेशन नहीं चल रहा होता, ठीक है। एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो ये एवरी सेशन जो था, मतलब हर जितना भी सेशन होता था हमारे पार्लियामेंट में, उस वक्त पार्लियामेंट का प्रेसिडेंट का काम होता था कि वो आके और अपना जो भी ज्वाइंट सीटिंग है वो करवाए, ठीक है। इसके अलावा तो इसी चीज को ना, फर्स्ट जो अमेंडमेंट हुआ ना कॉन्स्टिट्यूशन में, वहां पे इसे चेंज कर दिया गया और अब फर्स्ट सेशन से हटा के ये सिर्फ बजट सेशन जो भी फर्स्ट है वो, या जो भी नया आपको जनरल इलेक्शन होने के बाद आएंगे तो वो उस वक्त किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बोला जा रहा है कि प्रेसिडेंट क्या एड्रेस करते हैं। तो प्रेसिडेंट स्पेशली हाईलाइट करते हैं गवर्नमेंट के पॉलिसीज, प्रायोरिटीज और प्लान्स जो कि अपकमिंग ईयर में वो लेने वाले हैं उससे रिलेटेड। पर ये जो प्लान वगैरह ये सब बना, वो जो अनाउंस करते हैं ना, वो ऑलरेडी ड्राफ्ट कर दिया जाता है कैबिनेट के द्वारा, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर्स के द्वारा, जिसको वो क्या काम करते हैं, वो अपना रीड आउट करते हैं वहाँ पे, ठीक है। और किस तरह से एक ब्रॉड फ्रेमवर्क गवर्नमेंट का एजेंडा और डायरेक्शन है ना, उसके बारे में उसमें लिखा रहता है और उसी को प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं। तो कुछ अपने से नहीं बनाते, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड अभी मैं आपको कुछ और भी बताऊंगा, ठीक है। तो क्या प्रोसीड्यूर फॉलो किया जाता है प्रेसिडेंट के एड्रेस करने को। तो प्रेसिडेंट हो या गवर्नर हो स्टेट में, वो लोग एड्रेस करने का काम करते हैं सेम। वहां पर भी आपको असेंबली को बैठा के गवर्नर वहां पे आपको ये करते हैं, एड्रेस करते हैं। भले ही अगर यदि आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल ना हो किसी स्टेट्स में, तब क्या है, सिर्फ असेंबली को ही बुला के वो, वहां पे ज्वाइंट सीटिंग नहीं होती है, वहां पे असेंबली को बुला के वो एड्रेस करते हैं, ठीक है। तो एक डिबेट चला कि डिबेट टेक्स प्लेस नॉट ओनली ऑन द कंटेंट्स ऑफ एड्रेस बट ऑल्सो द ब्रॉड इश्यूज ऑफ द गवर्नेंस इन द कंट्री, ठीक है। मतलब किस तरह से ये कंटेंट वहां पे होगा ना, ये तो कैबिनेट के द्वारा दिया जाता है, प्रेसिडेंट का खुद का नहीं है। तो इसकी वजह से वहां बहुत सारे डिबेट्स भी चलते रहता है प्रेसिडेंट के एड्रेस इशू से रिलेटेड, ठीक है। ये सब चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा न्यूज में था, तो थोड़ा हल्का फुल्का ध्यान दीजिएगा कि बोल सकता है कि ये जो एड्रेस है, ये प्रेसिडेंट अपने हिसाब से उनके जो है वो सेक्रेटरी वो लेके आते हैं, तो वैसा कुछ नहीं है, कैबिनेट के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। इसके अलावा अगर बोला जा रहा है कि प्रेसिडेंट अगर डिसएग्री किया, मतलब आपको एक पेपर में लिख के दे दिया सारा कंटेंट, आपको ये रीड आउट करना है, प्रेसिडेंट को दे दिया गया कैबिनेट के द्वारा, ठीक है। अब अगर प्रेसिडेंट उसमें से 2-3 लाइन अगर स्किप कर दे या अपने हिसाब से वो तोल मोल करके बोलते हैं, तो क्या वो बोल सकते हैं या उनको वही बोलना पड़ेगा जो इसमें लिखा है, चलिए जानते हैं। तो प्रेसिडेंट या गवर्नर, उनको
रिफ्यूज कर ही नहीं सकते, वो रिफ्यूज नहीं कर सकते, जो एग्जैक्टली लिखा है उनको वही बोलना है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, ध्यान दीजिएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है जो कि डिलीवर करने का काम करता है अपने कि कैसे करके वो उन्हें एड्रेस करना है। बट हाँ, कभी कभी ऐसा सिचुएशन भी हो जाता है, देयर कैन बी सिचुएशन when they deviate from the text of the speech prepared by the government, ठीक है, कभी कभी डिविएट भी हो जाते हैं, ठीक है, पर अभी तक देयर हैव बीन नो इंस्टेंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट डूइंग सो, बट देयर हैज बीन ओकेशन, अभी तक एक भी इंस्टेंस तो नहीं हुआ, बट एक ओकेशन हुआ था जहां पे क्या हुआ था कि स्किप कर दिया था एक प्रोपोर्शन ऑफ द एड्रेस असेंबली में, ठीक है, असेंबली में एक गवर्नर ने एक पोर्शन ऑफ द स्किप कर गया था। वो कब हुआ था? 1969 में गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल थे धर्मा वीरा जी, ठीक है, धर्मा वीरा जी ने क्या किया था, 2 पैराग्राफ को ना स्किप कर गया था, ठीक है, वो स्किप कर गए थे एड्रेस करते वक्त, जिसकी वजह से उस वक्त वहां का जो गवर्नमेंट था, यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट, उन्होंने बहुत सारे मतलब उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया। उसके अलावा उनको डिसमल से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज उस वक्त उठ गए थे, जबकि उस वक्त जो सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस का ही रूल था। तो ये सब चीज से रिलेटेड वहां पे काफी इशू उठे थे, और धर्मा वीरा जी जो है उनके लिए ये बात हो रहा है कि किस तरह से आप स्किप कर गए। बट ऐसा कुछ बात नहीं है कि देयर हैज बीन एन, मतलब जैसे यहाँ बोल रहा है ना कि आप अगर सिचुएशन को मतलब देयर कैन बी सिचुएशन व्हेन दे डेविएट फ्रॉम द टेक्स्ट ऑफ द स्पीच प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नमेंट, बट ऐसा इसमें कुछ बोला नहीं गया है कि अब उनको पनिशमेंट किया जाएगा या कुछ इसके ऊपर इशू होगा, ऐसा नहीं है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल वो लोग बोल देते हैं, बट ऐसा बात नहीं है, ठीक है, कुछ ज्यादा खास आपको रखने वाला नहीं कि इसके से रिलेटेड अब उनको पनिशमेंट होगा, उनको निकाल दिया जाएगा, वैसा कुछ बात नहीं है, ठीक है। अगला टॉपिक हो गया आपको नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल, ठीक है, नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल, इसे हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स वाले सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है। तो ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि कॉमर्स मिनिस्टर ने हाल ही में नोटिफाई किया कि कैसे करके स्ट्रक्चर होगा इस स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल का, और कैसे करके ये एडवाइस करेंगे मेशर्स जो कि रियली में जरूरत होगा कि कैसे करके स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम और इनोवेटिव स्टार्टअप पूरे कंट्री में लाया जा सके, तो इससे रिलेटेड, ठीक है, इस काउंसिल का जो मेन फंडा होगा, ठीक है। इसमें जो होंगे मेंबर्स वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे, जिससे नॉमिनेट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और लगभग जो भी कैटेगरी से लेंगे वो होगा फाउंडर ऑफ सक्सेसफुल स्टार्टअप्स, वेटरन्स, या पर्सनल कैपेबल ऑफ रिप्रेजेंटिंग इंटरेस्ट ऑफ इंक्यूबेटर्स एंड एक्सेलरेटर्स, ठीक है। तो इन सारे चीज बॉडी जो भी होंगे ना, इनसे यह लिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो ये नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का जो टर्म होगा वो लगभग 2 साल के लिए ही होगा, ध्यान दीजिएगा, 2 इयर्स। उसके अलावा जो भी नॉमिनीज होंगे ना ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन, वो ज्वाइंट सेक्रेटरी के रैंक से नीचे के नहीं होंगे, क्योंकि वो लोग एक एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं इस काउंसिल के, ठीक है। तो ये सब चीज कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उतना कुछ ज्यादा डीप एनालिसिस नहीं करना है। इनके मिनिस्ट्री का नाम और इनके जो बॉडी से रिलेटेड जो भी है इनमें कंपोजिशन, उससे रिलेटेड थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बाकी और कुछ आपको यहाँ पे खास है नहीं, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है रामसर साइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, रामसर साइट। चलिए, रामसर साइट से रिलेटेड हमें जानना है, तो इससे रिलेटेड ये कौन कौन से साइट्स इंडिया में प्रेजेंट है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस वाले सेक्शन में हम लिखेंगे, ठीक है। न्यूज में इसलिए था क्योंकि इंडिया ने हाल ही में 10 और वेटलैंड्स को ऐड कर दिया है रामसर कन्वेंशन के तहत, जिससे इंडिया में अब लगभग मतलब 37 साइट्स हो गए, 37 साइट्स हो गए इंडिया में, जिसे इंटरनेशनल ट्रीटी जो ये रामसर है कन्वेंशन है, इसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, ठीक है। तो वो 10 साइट्स कौन से हो गए आपको? नंदुर मधमेश्वर जो कि फर्स्ट फॉर महाराष्ट्र है, ठीक है, केशवपुर मियानी, बियास कंजर्वेशन रिजर्व एंड नंगल इन पंजाब, एंड नवाबगंज, पार्वती आगरा, समन समसपुर संधि, और सरसई नवर जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा मात्रा में लाया गया, और ये सबसे ज्यादा एक फैक्चुअल बात होगी कि उत्तर प्रदेश में अभी तक कम थे, तो अब ये सबसे ज्यादा जो कि रामसर साइट्स हो गया है उनके पास, ठीक है। और भी अदर रामसर साइट्स जो है राजस्थान, केरला, उड़ीसा, ये जो भी पहले से जो थे 27, वो भी आपको ये सारे स्टेट्स में मिल जाएंगे, ठीक है। अब कुछ कन्वेंशन से रिलेटेड जानते हैं। तो ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि वेटलैंड को कैसे कंजर्व किया जा सके वाइजली, वो चीज यहाँ पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है। ये जो रामसर नाम दिया गया है, ये एक ईरान का सिटी था, ठीक है, जो कि कैस्पियन सी के बगल में है। कैस्पियन सी आप समझ पा रहे होंगे, तो कैस्पियन सी के बगल में है ये रामसर सिटी। वहीं पर एक ट्रीटी साइन हुआ था, ये वेटलैंड को कैसे कंजर्व किया जा सके, तो इसीलिए ये उस वक्त से बन गया रामसर साइट कन्वेंशन, ठीक है, जो कि 1971 में ये लिया गया था, ये बनाया गया था इस कन्वेंशन को, ठीक है। इसको ऑफिशियली बोला जाता है कन्वेंशन ऑन द वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इजिली एज
आपको वाटरफॉल हैबिटेट मतलब जैसे कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, ठीक है। ये जो 71 में तो ये साइन किया गया था कन्वेंशन, बट ये जो पूरी तरह से फोर्स में आया था वो 1975 से, ठीक है। और एक मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड है, ये भी थोड़ा आपको बताना चाहूंगा कि मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड जो क्या करता है इस कन्वेंशन के तहत कि ये रजिस्टर करता है वेटलैंड साइट्स को, जो भी लिस्ट इस वेटलैंड साइट्स के लिस्ट में है ना, उसको ये आपको रजिस्टर करता है कि क्या चेंजेस आए हैं इकोलॉजिकल कैरेक्टर में इन साइट्स में, ठीक है। जो भी चेंजेस आए हैं उनको वो एज किस तरह का टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से उस साइट में चेंजेस आए हैं, पोल्यूशन की वजह से, मतलब आपको वेटलैंड है, ठीक है, ये वेटलैंड एरिया है, तो आपको हर साल कुछ कुछ करके चेंजेस तो आते रहेंगे ना। तो ये मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में क्या डालते जाएंगे, अगर किसी जिस तरह का उनके ऊपर हार्म किया जा रहा है, जिस तरह का वो डिग्रेड हो रहे हैं ना जो भी वेटलैंड, तो उनको ये मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में नोट किया जाता है। तो इसे होगा क्या, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में नोट करने से होगा ये कि धीरे धीरे क्या होगा, अगर ज्यादा कुछ चला गया तो रामसर लिस्ट से वो हटा देंगे फिर, ठीक है। कंजर्वेशन करने का जो इंटरनेशनल ट्रीटी है वहां से वो फिर उसको बेदखल कर देंगे। क्यों? क्योंकि मॉन्ट्रियल्स रिकॉर्ड में बोलाया गया है कि आपको जो भी है इसे कंजर्व नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे हाईलाइट एक तरह से किया जाता है, ठीक है। और ये जो मॉन्ट्रियल्स रिकॉर्ड है इसे स्टेबलाइज किया गया था कॉन्फ्रेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज 1990 के तहत, ठीक है। और ये साइट्स क्या करता है, मे बी एडेड, कभी कभी होता है कि ये मॉन्ट्रियल्स रिकॉर्ड ही सजेशन करता है ऐड करने के लिए फर्दर, या ये रिमूव करने का भी काम करता है, ठीक है। पर ये अप्रूवल लेता है कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज का, ठीक है। यहाँ जैसे बोला ये कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज जितने भी है ना मेंबर, उनका ये अप्रूवल लेता है। तो हाल ही में जो वेटलैंड है ना, जिसको जो कि केवलादेव नेशनल पार्क और लोकतक लेक मणिपुर में जो है, इन दोनों को मॉन्ट्रियल्स रिकॉर्ड में रखने की बात कर रही है, ठीक है। तो इन दोनों को करने की बात हो रही है। और चिल्का लेक भी एक समय में था इस मॉन्ट्रियल्स रिकॉर्ड में, बट अब ये हट गया। मॉन्ट्रियल्स रिकॉर्ड मतलब वही हुआ कि आप सही तरीके से देखभाल नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो इसलिए ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात हो गया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पे। अगला हो गया रिवाइज नॉर्म्स फॉर डेटा लेड प्रोब्स। तो रिवाइज नॉर्म्स अभी लाया गया है डेटा लेड प्रोब से रिलेटेड, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में हम लिखने वाले हैं। तो ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि यूनियन होम मिनिस्ट्री ने इशू किया रिवाइज गाइडलाइन कि कैसे स्ट्रीमलाइन प्रोसेस ऑफ सीकिंग लीगल असिस्टेंस फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज इन क्रिमिनल मैटर्स। मतलब क्रिमिनल मैटर्स में कैसे फॉरेन कंट्रीज से हम एक लीगल असिस्टेंस मांग सकते हैं किसी भी सिचुएशन में, जब कुछ क्रिमिनल मैटर्स जैसा आ रहा है, तो ऐसे सिचुएशन के लिए एक हमने एक नॉर्म्स को प्रिपेयर किया है, ठीक है। वो किसके द्वारा, एमएचए के द्वारा। इस तरह का चीज तो एमएचए ही करते हैं, है ना। तो इसके अलावा कुछ और भी डायरेक्टिव्स भी इशू किया गया है, जैसे कि ड्राफ्ट किए हैं उन्होंने कैसे करके प्रोसेसिंग किया जाएगा लेटर्स या रोगेटरी या म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस रिक्वेस्ट कैसे दिया जाएगा। उसके अलावा नोटिस से लेकर आपको जुडिशियल डॉक्यूमेंट्स जो भी होंगे ना, उनको कैसे लिया जाएगा, इस यहाँ पे अभी एक नॉर्म्स के तौर पे एक फॉरेन कंट्रीज के साथ कैसे किया जाएगा लेन देन, वो चीज यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है एमएचए के द्वारा। इसमें गाइडलाइन से बोला जा रहा है कि किसी भी कंट्री से जब हम कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेंगे तो हम लोग को एक मतलब एक ईमेल अकाउंट होस्टेड जो भी है ना, जैसे कि सर्वर्स इन फॉरेन कंट्रीज हैं, मान लीजिए किसी ईमेल के द्वारा कुछ आपको क्रिमिनल एक्टिविटीज आपको मैटर बीच में आया है, तो आपको भी फॉरेन कंट्रीज के जो जहां से वो ईमेल आया है वहां से आपको इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से आपको परमिशन लेना होगा, कैसे करके आप उस वो क्राइम से लिंक है वो ईमेल, वो चीज आपको वहां पे बताना पड़ेगा, तब जाके वो उस तरह का हेल्प करेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा जो भी डेटा हो गए, चाहे पर्सनल हो या किसी और भी, मतलब आपको एकदम प्रोसेस फेयरली या लॉफुली ही या नहीं, फेयरली और लॉफुली आपको दिखाना पड़ेगा। जो भी कंट्रीज से रिलेटेड आप मांग कर रहे हैं तो उनको इस तरह का लीगली सारी चीज आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके अलावा जो भी डेटा जो ट्रांसफर किया जाएगा वो ज्यादा देर के लिए नहीं किया जाएगा, जैसे ही वो केस कंप्लीट हुआ आपको डेटा डिलीट करना होगा और आपका एश्योरमेंट देना भी पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा डेटा प्रिजर्वेशन से रिलेटेड भी यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डेटा को कैसे प्रिजर्व किया जाएगा, क्योंकि वो जैसे यूरोपियन कंट्रीज वहाँ पे साइबर मतलब आपको डेटा पर्सनल डेटा से रिलेटेड वो लोग बहुत ज़्यादा सिक्योर रहते हैं, तो साइबर ऑफेंसेस किसी तरह से बीच में ना आ जाए, तो ये सब चीज़ को भी ध्यान दिया जाएगा। तो इसीलिए एक G8 कंट्रीज का जो 24/7 नेटवर्क है ना, उसको यहाँ पे खास तौर पे यूज़ किया जाएगा कि डेटा प्रिजर्विंग कैसे किया जा सके इस तरह के लेन देन में, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हो गए। इसके अलावा इसमें जो कुछ हमारे कंट्री में सेंटर ने 2019 में ही एक बिल प्रोड्यूस किया था जिसका नाम था पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, ठीक है। ये पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो कि लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था, वो भी हमारे ही डेटा प्रोडक्शन से रिलेटेड किया गया था। बट आप ये एक बात बताया है, जो भी हम यूज करें फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल, याहू,
ये सारे जितने भी चैनल्स हैं, मतलब सारे जितने भी डिजिटल जियांट है ना जिसको हम यूज कर रहे हैं, इनका सर्वर तो इंडिया में है ही नहीं। तो ये डेटा प्रोटेक्शन का बिल तो लाए, पर ये कहाँ से इफेक्टिव हो रहा है? तो अभी यही बात चल रहा है कि ये सारे जितने भी है ना, इनको बोला जा रहा है कि आप लोग अपना डेटा सेंटर इंडिया में बनाएंगे। तो इन्हीं का ही डेटा सेंटर से रिलेटेड देखिए, इनको चाहिए ऐसा वेदर कि वहाँ पे डेटा स्टोर कर सके, तो वो तो इंडिया में है नहीं। अब पूरा 24 घंटा पूरा साल भर ये तो ऐसे नहीं रहेगा ना। आप अगर गूगल का अगर यदि आप डेटा सेंटर देखोगे ना, तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। एक सिटी है, एक तरह से एक छोटा मोटा एक सिटी है जहाँ पे गूगल का पूरा डेटा सेंटर है, जहाँ पे सारा डेटा सेव होता है। वैसा अगर हमें अपने लिए बनाना है, 1.3 बिलियन के अराउंड पॉपुलेशन है, अगर इसका 60% भी यूज कर रहा है ये सारे चीज को, तो सोचिए कितना डेटा की मतलब स्टोरेज की जरूरत है। और उसके ऊपर से टेम्परेचर का भी ध्यान देना है, कैसे वहाँ का माहौल है, वेदर से लेके। तो ये सब चीज को ध्यान देते हुए अभी बोला जा रहा है कि लद्दाख या उस एरिया में ना आपको ये डेटा सेंटर बनाने की बात है, ठीक है। तो ये G8 का जो 24/7 नेटवर्क क्या है, एक मैकेनिज्म है कि कैसे करके हम कांटेक्ट कर सके पार्टिसिपेटिंग इन जो भी कंट्रीज हैं, कि कैसे करके आप ऑटोनोमस लॉ एनफोर्समेंट जुरिस्डिक्शन दोनों बीच के कंट्री जो है ना, एक तरह के मीडिएटर बन के कैसे करके आप सपोर्ट कर सकेंगे। ये एक मैकेनिज्म के तहत हम लोग मतलब ये जो भी डेटा हम किसी फॉरेन कंट्री से मांगेंगे, तो यहाँ पे कैसे दिया जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क में काम करता है, जो कि साइबर क्राइम मैटर को बहुत ही अच्छे से डील करता है, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है आपको साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। एक और साइबर क्राइम, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको एक साइबर क्राइम से रिलेटेड वहाँ पे इमेज दिखाया था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमारे कंट्री के लिए अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा जो डेंजरस थिंग है ना, वो साइबर क्राइम है। हमारे लिए अभी कोई न्यूक्लियर अटैक या किसी तरह का कोई डर ही नहीं है, क्योंकि इस तरह का सबके पास एक डिटरेंस क्रिएट ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि हमारे पास नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों के मतलब लैंड रूट से भी, एयर रूट से भी, और आपको ओशन के रूट से भी हम न्यूक्लियर अटैक करने की क्षमता रखते हैं वापस। बट ये जो साइबर से रिलेटेड हमारे पास कुछ भी नहीं है अभी फिलहाल। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रोटोकॉल्स और बहुत सारे कानून आना बहुत जरूरी है। तो अभी एक और इसलिए टॉपिक पढ़ेंगे साइबर से रिलेटेड, साइबर क्राइम से रिलेटेड, तो इसे फिर से एमएचए वाले सेक्शन में ही लिख रहे हैं। तो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी I4C जो है ना, ये रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। चलिए देखिए, इनॉग्रेट किया गया है यानी अब धीरे धीरे गवर्नमेंट के द्वारा भी सोचा जा रहा है कि इस तरह का चीज अब हमें जरूरत है, यही हमारे लिए सबसे वीक पॉइंट बन रहा है, ठीक है। ये जो स्कीम है ये अप्रूव किया गया था अक्टूबर 2018 में, जो कि डील करेगा साइबर क्राइम से रिलेटेड कि कैसे करके कोऑर्डिनेट मैनर में इसे हैंडल किया जा सके, है ना। फिर बोल रहा है कि इसके रिलेटेड अगर हम आपको इस I4C के बारे में बोले, तो ये सेटअप किया गया था कब, एमएचए का ही एक डिवीजन के रूप में, ठीक है। तो इसलिए हम इसे एमएचए के ही सेक्शन में लिख रहे हैं। इसके कुछ 7 कंपोनेंट है लगभग, ठीक है। जैसे नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट हुआ, थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट, ठीक है। जो भी कोई थ्रेट आया उससे रिलेटेड एनालिटिक्स करने वाला एक यूनिट होगा। रिपोर्टिंग पोर्टल से रिलेटेड कोई भी फेक पोर्टल वगैरह, ट्रेनिंग सेंटर भी रहेगा वहाँ पे। फिर उसके अलावा इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट भी रहेगा, कैसे करके इकोसिस्टम पूरा बनाना है साइबर से रिलेटेड। फिर उसके अलावा रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर भी रहेगा, फॉरेंसिक लैबोरेटरी सिस्टम भी रहेगा। आपको साइबर क्राइम के वैसे है हमारे पास फॉरेंसिक लैबोरेटरी, बट ये साइबर क्राइम से रिलेटेड यहाँ पे उससे रिलेटेड ध्यान देके बनाया जाएगा। फिर इन्वेस्टिगेशन एक टीम भी होगी। तो ये सारे 7 सेक्शन में आपको ये I4C का गठन किया जा रहा है, जिसका मेन फंक्शन वही होगा कि असिस्ट कैसे करके साइबर सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन में करेगा, प्रायोरिटाइज करेगा डेवलपमेंट ऑफ रिस्पॉन्स टूल्स। तो ये सब कुछ कुछ बेसिक चीज़ है जो कि आप अंदाजा लगा ही सकते हैं, ठीक है ना। बढ़ते हैं हम लोग अब अगले टॉपिक पे। अगला हो गया नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिल। तो हाल ही में हमने सुना कि जैसे मेडिकल कमीशन एक आ गया है अब, तो उसी के साथ अब देखिए एक कमीशन फॉर द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिल भी आ रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये है क्या। तो यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में इसे अप्रूवल कर दिया। अब क्या बोला जा रहा है कि प्रपोजल फॉर ऑफिस अमेंडमेंट्स ऑफ द नेशनल, ये NCIM 2019 का, ठीक है। यह है क्या, ये प्रमोट करता है इक्विटी बाय इंश्योरिंग एडिक्वेट सप्लाई ऑफ क्वालिटी मेडिकल प्रोफेशंस एंड इन्फोर्स हाई टेक्निकल स्टैंडर्ड। कितना ज़्यादा टेक्निकल स्टैंडर्ड किया दिया जा सके इन ऑल एस्पेक्ट्स, ठीक है, ऑल एस्पेक्ट्स में ऑफ मेडिकल सर्विसेज इन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। मतलब मेडिसिन से रिलेटेड कैसे करके और ज़्यादा एनहांस किया जा सके हर मामले में, वो चीज़ को ध्यान देते हुए ये बिल में अभी अमेंड कुछ किया गया है, ठीक है। ये कमीशन जो है मेनली काम करेगा कि कैसे करके प्रमोट किया जा सके अवेलेबिलिटी ऑफ अफोर्डेबल हेल्थ केयर सर्विसेज,
और ये भी बोल रहा है कि हेल्थ मतलब वही बात है कि हेल्थ केयर सर्विसेज कैसे करके अफोर्डेबल बनाया जा सके और ज़्यादा कैसे करके ये स्ट्रक्चर किया जा सके जिससे कि स्ट्रीमलाइन हो सारे फंक्शंस, चाहे एकेडमिक स्टैंडर्ड्स हो, इवैल्यूएशन हो, असेसमेंट एंड एग्रीगेशन हो ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, सारे चीज़ को कैसे करके स्ट्रीमलाइन मतलब समझ रहे हैं ना, पानी का बहाव कैसे होता है, स्ट्रीमलाइन बोलते हैं, ठीक है ना। अगर यदि ऊबर खाबर हो गया तो उसको स्ट्रीमलाइन होगा, ऐसे ऐसे जा रहा है। पानी का बहाव तो आप देखोगे कि ऊपर वाला जो स्पीड है इसी लेवल में नीचे से ऐसे जा रहा है, तो एक स्ट्रीम लाइन फॉलो करता है। तो वही बोला जा रहा है कि सारे चीज़ ना जैसे एकेडमिक हो गया ऐसे जा रहा है, स्ट्रीम आपको जो मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी है, हॉस्पिटल, सारे चीज़ें एक बार में आपको स्ट्रीम लाइन ही देखने मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा जो मेन कॉम्पोजिशन एनसीआईएम का बोल रहा है वो लगभग 29 मेंबर का होगा, ठीक है, जिसको अपॉइंट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही। और एक जो अपॉइंट किया जाएगा वो एक सर्च कमेटी के द्वारा रिकमेंड करने के बाद, ठीक है, सर्च कमेटी रिकमेंड करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इसे अपॉइंट करेंगे। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब रिकमेंड करेंगे चेयरपर्सन के साथ साथ पार्ट टाइम मेंबर्स भी और प्रेसिडेंट ऑफ द 4 ऑटोनोमस बोर्ड जो कि एनसीआईएसएम के अंदर है। तो इन सारे चीज को एक सर्च कमेटी ही नॉमिनेट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप इसे अपॉइंट करिए, ठीक है। और ये जो पोस्ट रहेगा ना जो भी मेंबर्स का वो लगभग 4 साल का रहेगा, ध्यान दीजिएगा 4 साल के लिए रहेगा ये एनसीआईएसएम का। इसके अलावा जो सर्च कमेटी होगा ना जो कि रिकमेंड करेगा वो हो गया 5 मेंबर का बॉडी होगा जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे, तीनों एक्सपर्ट्स के नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही ये नॉमिनेट किए जाएंगे, ऑफ विच टू शुड हैव एक्सपीरियंस इन एनी फील्ड्स ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन से रिलेटेड ये ज्यादा और अपना मतलब रखेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं फिर से हम लोग अपने अगले टॉपिक पे। उम्मीद कर रहा हूँ कि एनसीआईएम जो है इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने एक कमीशन से रिलेटेड पहले भी पढ़ चुका हूँ जहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था, आपको मेडिकल कमीशन से रिलेटेड था, काउंसिल को हटा के वहाँ पे लाया गया था, ठीक है। अगला टॉपिक है चाइनाज वन चाइल्ड पॉलिसी। देखिए चाइना के बारे में फिर भी हम उससे बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये इम्पैक्ट हमें इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली करेगा और हमें बहुत कुछ सिखाएगा भी कि क्योंकि उनका और हमारे पॉपुलेशन में अभी तो फिलहाल डिफरेंस नहीं है, कुछ साल बाद हम अभी चाइना को भी सरपास करने वाले हैं पॉपुलेशन के मामले में, तो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम भी इसके बारे में थोड़ा जान लें, ठीक है। तो चाइना ये इंटरनेशनल कंट्रीज वाले सेक्शन में लिखेंगे। तो देखा गया न्यूज में कि बर्थ रेट ऑफ जो चाइना ना वो लगभग गिर गया है पिछले 70 साल में। 70 साल में अब इस 2019 का सबसे लोएस्ट बर्थ रेट था, ठीक है। बर्थ रेट मतलब कितने ज्यादा वहां पे बच्चे पैदा लिए हैं, तो देखा गया कि लगभग 10.48 पर 1000 बच्चे वहां पैदा लिए हैं जो कि लोएस्ट है 1949 में, ठीक है। और जो नंबर ऑफ बेबीज जो 2019 में गिरे हैं लगभग 5,80,000 से 14,00,000 14.65 मिलियन से, ठीक है। ये बोला जा रहा है यहाँ पे कुछ डेटा के हिसाब से। इसके अलावा ये जो फॉल इन बर्थ रेट है ना ये लार्जली एट्रीब्यूट कर रहा है कहाँ से, चाइना का जो वन चाइल्ड पॉलिसी था जो कि 1979 में वहाँ के उस वक्त के जो चाइना के लीडर थे डेंग जियापंग उनके द्वारा ये लाया गया था, ये चाइना का वन चाइल्ड पॉलिसी, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रही थी, है ना, जैसे हमारे कंट्री में अभी बढ़ रही है, तो इस तरह का उस वक्त लाया गया था चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी, ठीक है। तो उस वक्त चाइना ने आखिर क्यों इसे अडॉप्ट किया था, तो एक मल्थुसियन थे उनके एक उन्होंने एक ये दिया था, इकोनॉमिस्ट थे वो, उन्होंने एक ये आपको आइडियोलॉजी एक आपको थॉट दिया था कि वन चाइल्ड पॉलिसी इस तरह का लाएंगे तो हम अनचेक कर सकेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ को जो कि इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल कैटास्ट्रोफ को मतलब कम होने में आपको सहायता करेगा, जो कि स्पेशली आपको कंसर्न किया जा रहा था फूड शॉर्टेज ना हो जाए फ्यूचर में, इसलिए ये सब चीज़ को ध्यान देते हुए मल्थुसियन ने जो वहाँ के इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि वन चाइल्ड पॉलिसी लाया जाए। तो डेंग जियाओपिंग जो है ना 1979 में जो वहाँ के लीडर उन्होंने ये लाया था, ठीक है। तो ये मल्थुसियन थ्योरी आखिर है क्या, तो जैसा मैंने बोला कि थॉमस रॉबर्ट मल्थस एक इकोनॉमिस्ट थे, फर्स्ट इकोनॉमिस्ट जिन्होंने प्रपोज किया था ये पॉपुलेशन से रिलेटेड आपको एक स्ट्रैटेजी एक थ्योरी, ठीक है। उन्होंने आर्टिकुलेट किया था कि कैसे करके पॉपुलेशन को अपना धीरे धीरे रिड्यूस किया जा सकता है, तो उन्होंने अपना ये जो चीज़ है ना इसको एक फेमस अपना बुक में लिखा था एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन 1798 में, ठीक है, for which he collected empirical data to support the thesis, to support his thesis, ठीक है। तो ये एक बुक का नाम है, काफी इंपॉर्टेंट है, चाइना से रिलेटेड है, बट हमें भी रिस्पॉन्सिबल बनता है कि ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन कैसे करके रिड्यूस किया उन्होंने, ठीक है ना। तो ये क्या पॉलिसी इफेक्टिव है या नहीं है, तो इन एसेंस
इट डिड ब्रिंग डाउन पॉपुलेशन बाय 400 मिलियन, मतलब लगभग 400 मिलियन पॉपुलेशन डिक्रीज किया है चाइनीज ऑफिशियल के अकॉर्डिंग। तो अगर इतना ज़्यादा डिक्रीज कर रहा है तो शायद हाँ, ये थ्योरी काम किया तो है ना। तो बट इट फेल टू स्पार्क अ बेबी बूम, बेबी बूम से रिलेटेड ये फेल हो गया। क्या मतलब, बोलने का मतलब हुआ कि जैसे ये जो अनाउंसमेंट किया ना, 11 मिलियन कपल्स जो कि एलिजिबल थे दूसरे बच्चे के लिए, ठीक है, 11 मिलियन कपल्स जो कि दूसरे बच्चे के लिए एलिजिबल थे, बट इस बिल के वजह से वो नहीं लेके आए, ठीक है ना। ये यहाँ पे कुछ डेटा बता रहा है जिसकी वजह से बेबी का जो बूम हो रहा था वो धीरे धीरे डिक्रीज हो गया, क्योंकि वन चाइल्ड पॉलिसी में रह गया। और कितना जगह तो ये हुआ कि बहुत सारा मतलब धीरे धीरे ड्रास्टिकली एकदम डिक्रीज हो गया है वहाँ पे, कि बहुत सारे चाइना में ऐसे जगह भी आपको मिले देखने के लिए मिलेंगे कि वहाँ पे एजिंग पीपल इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि वहाँ पे यूथ है ही नहीं है। इसके अलावा चाइना अभी इसलिए बहुत मतलब डेमोग्राफिक इशू वहाँ पे फेस किया जा रहा है, और आगे भी बहुत ज़्यादा फेस किया जाएगा, क्योंकि वहाँ का जो एजिंग पॉपुलेशन है ना वो लगभग 60 ईयर्स के और 60 ईयर्स के ओवर हो गए हैं, और 2030 तक तो और भी ज़्यादा वर्स कंडीशन होने वाला है, ठीक है। तो ये जो वन चाइल्ड पॉलिसी है, ये क्या सही है? तो कुछ सही के मामले में ये देखा जा रहा है कि ये क्या कर रहा है कि ईज कर रहा है ओवर पॉपुलेशन प्रॉब्लम को, ठीक है। ये प्रैक्टिकली बाय सम फैमिलीज ये सब देखा भी गया है, और लोअर पॉवर्टी रेट भी इसकी वजह से देखने को मिला है, ठीक है। बट ये क्यों नहीं अच्छा है? देखिए, अच्छाई तो तीन ही से दिखा है, बट बुराई देखिए इतने सारा बात है। क्या है? ये एक एनफोर्समेंट कर रहा है अनइक्वल, ठीक है। वो फिर एक और बात बोल रहा है कि इट इज ह्यूमन राइट्स वायोलेशन भी है, ह्यूमन राइट का वायोलेशन है। कैसे करके? राइट्स है उनका कि वो अपने हिसाब से अपने बच्चे पैदा कर सकें, तो वो भी नहीं मिल रहे हैं। उसके अलावा वर्क पॉपुलेशन भी श्रिंक कर रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा जेंडर इम्बैलेंस हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है अबॉर्शन और फीमेल इन्फेंटिसाइड। जब भी अब फीमेल अगर यदि आ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं बच्चे, लड़की देखने से ही वो आपको फीमेल इन्फेंटिसाइड किया जा रहा है, मार दिया जा रहा है बच्चे को, क्योंकि वो चाह रहे मेल हो, मेल जन्म दे। एक ही जब जन्म देना है तो मेल जन्म करेंगे, ठीक है ना। और जेंडर इम्बैलेंस भी इसलिए आ रहा है क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, इस तरह का आपको फीमेल को इन्फेंटिसाइड करने की वजह से सिर्फ मेल ही ज़्यादातर पैदा ले रहे हैं, क्योंकि एक ही बच्चा वो रख सकते हैं। तो ये सब बात बोल रहा है। और एक्स्ट्रा बेबीज एंड अप बीइंग इलीगल एंड नेवर बिकमिंग अ सिटीजन। और बोला जा रहा है कि एक्स्ट्रा बेबीज जो भी हो रहा है उनको कभी भी सिटीजनशिप नहीं मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि फाइन्स भी बहुत सारा ज़्यादा लगाया जा रहा है, तो उनको सिटीजनशिप भी नहीं ले पा रहे हैं। तो ये सब कुछ कुछ इसका मतलब आपको ड्रॉबैक्स भी बताया गया, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है आपको इंडियाज नो फ्लाई लिस्ट। ये नो फ्लाई लिस्ट से रिलेटेड क्या है? तो फ्लाई से रिलेटेड है, तो हम इसे एविएशन मिनिस्ट्री वाले सेक्शन में ही लिखेंगे। चलिए देखते हैं आखिर न्यूज़ में ये क्यों बना था। तो 4 एयरलाइन जो कि इंडिगो, स्पाइसजेट, एयर इंडिया और गो एयर, ठीक है, इन्होंने क्या किया, बैन कर दिया स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ कुछ ऐसा मतलब एलिजली हैकल्ड टेलीविजन कर दिया। बोला क्या कि अर्नब गोस्वामी जो है ना वो इंडिगो फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे, उसी वक्त उन्होंने कुछ ऐसा व्यवहार किया, बिहेव किया उनके साथ ये कुणाल कामरा जी ने, कि जिसके वजह से आपको एक्शन लेना पड़ा। सारे जितने भी ये हैं एयरलाइंस, इंडिगो ने तो लिया, साथ में आपको जितने भी है ये 4 एयरलाइंस डोमेस्टिक, ये इन्होंने ये तरह का स्टेप लिया कि उनको बैन कर दिया गया, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि क्या क्या रूल्स के तहत ये आप फ्लाई लिस्ट में, नो फ्लाई लिस्ट में आप डाल देते हैं किसी इंसान को। तो चलिए देखते हैं ये सब चीज़ क्या है। तो रूल्स ये जो रिगार्ड करता है कि इशू, ये तो एक्चुअली जो रूल्स है ना इस रिगार्ड में, ये इशू किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा ही 2017 में किया गया था। इस तरह का अगर कोई बिहेव करे तो बैन कर दिया जाएगा। और ये बनाया इसलिए गया है ताकि डिसरप्टिव बिहेवियर जो भी ट्रैवलर्स है ना उनके द्वारा कम किया जा सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में देखा जा रहा था कि एयर होस्टेस से लेके और भी फ्लाइट में दूसरे पैसेंजर्स क्योंकि ट्रैवल करते हैं और वो भी ऑन बोर्ड रहते हैं, तो सोचिए वहाँ पे 3 या 4 जो भी एयर होस्टेस रहते हैं वो कैसे करके वो 100-150 लोग को मैनेज करेंगे अगर 4-5 लोग ऐसे आ गए। तो ये सब सिचुएशन से रिलेटेड ये इस तरह का आपको डिटरेंस क्रिएट करने के लिए ये सब चीज़ लाया गया है, ठीक है। और एज पर द रूल्स ये भी बोला जा रहा है कि कंप्लेंट ऑफ अनरूली बिहेवियर, अगर अनरूली बिहेवियर कर रहे हैं तो नीड्स टू बी फाइल्ड बाय द पायलट इन कमांड। जो भी पायलट इन कमांड है उनको द्वारा ही फाइल किया जाएगा, और ये प्रूव कर दे एंड दिस इज टू बी प्रूव्ड बाय एन इंटरनल कमेटी टू बी सेटअप बाय एयरलाइन। उसके बाद पायलट जब भी कुछ कंप्लेन करेगा उसके बाद क्या बोल रहा है कि इंटरनल कमेटी सेटअप किया जाएगा एयरलाइन के द्वारा, और फिर वहाँ पे प्रूफ भी करना पड़ेगा, ठीक है। और जब तक ये पीरियड चलेगा इस इंक्वायरी का, तब तक ये रूल एम्पावर करता है कि कंसर्न एयरलाइन वो इंसान को जरूर बैन कर दे, ठीक है। वो जो भी इंसान ट्रैवलर थे जिनके लिए पायलट ने कंप्लेन किया है उससे रिलेटेड उनको बैन किया जाए।
और ये जो बैंड है, ये बैंड तो हो जाएंगे, पर ये जो मैटर है ना, इनको ये 30 दिन के अंदर ही डिसाइड करना होगा। अगर ये 30 दिन से ज़्यादा हुआ तो वो क्या होगा, वो फिर वो जो पैसेंजर है वो वापस से ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है। तो ये अनरूली बिहेवियर क्या है एक्चुअली, जिसके वजह से बैन किया जा रहा है। तो ये 3 लेवल का अनरूली बिहेवियर में आपको कैटेगराइज किया गया है। पहला जो लेवल है वो थोड़ा मिनिमल लेवल है, जैसे वर्बली या अनरूली कुछ इस तरह का कॉल्स या डिपार्टमेंट करते हैं आप, तो 3 मंथ का बैन किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद लेवल 2 में जब जाते हैं तो आप फिजिकल अनरूलीनेस की है, फिजिकली कुछ इस तरह का थप्पड़ लगा दिया या कुछ धक्का उक्का दे दिया, झगड़ा कर लिए, इस तरह का कुछ अगर बात करते हैं तो आपको 6 महीने तक का आपको बैन किया जाएगा। और अगर आप लाइफ थ्रेटनिंग बिहेवियर किए हैं, कुछ इस तरह का गन ले लिए, चाकू दिखा दिया, इस तरह का मार डालने का कोशिश किए हैं अगर, तो लगभग मिनिमम 2 साल का आपको सजा यहाँ पे बोलने का बोल रहा है। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ बेसिक पार्ट आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो कि आपको एयरलाइन से रिलेटेड है, बट एज अ जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा डीजीसीए का क्या रोल होता है इस लिस्ट से रिलेटेड लाने में। तो डीजीसीए ने कुछ इंडिकेटिव लिस्ट दिया है कि किस तरह से वो एक्शंस मतलब लेंगे। जैसे कि अगर अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद आप अनरूली बिहेवियर कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं एयरक्राफ्ट में, या थ्रेटनिंग से रिलेटेड कुछ अब्यूजिंग लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, तो वैसे सिचुएशन में डीजीसीए अपना एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे और इसके तहत आपको नो फ्लाई लिस्ट में भी डाल देंगे। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर लिया मतलब जो कमिटी बनेगा, जैसे पायलट के कंप्लेंट करने के बाद इंटरनल कमिटी का मैंने बात बोला था ना, तो उसका जो कमिटी बनेगा उसमें जो मेंबर्स होंगे वो होंगे रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट या सेशन जज होंगे। ठीक है, एज अ चेयरमैन। ठीक है, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज या सेशन जज जो भी हो, उनके वो रिटायर्ड जो होंगे वो हो सकते हैं यहाँ पे उनके चेयरमैन। उसके साथ रिप्रेजेंटेटिव होंगे डिफरेंट शेड्यूल्ड एयरलाइन के, और रिप्रेजेंटेटिव होंगे पैसेंजर्स एसोसिएशन और कंज्यूमर एसोसिएशन एज मेंबर्स। तो ये सारे कुछ कुछ मेंबर्स होंगे इंटरनल कमेटी के, जो कि डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। और जो डिसीजन लिया जाएगा वो बाइंडिंग होगा एयरलाइन जो भी उससे, जैसे इंडिगो से रिलेटेड अभी लिया गया तो इंडिगो के ऊपर ये बाइंडिंग होगा। पर इन केस द कमिटी फेल, अगर वही जैसा मैंने बोला कि अगर कमिटी 30 दिन के अंदर डिसीजन लेने में फेल हो जाते हैं तो फिर पैसेंजर आगे फ्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और एक बात बोला जा रहा है कि इज देयर रिड्रेस फॉर समवन डिक्लेयर्ड गिल्टी बाय द इंटर, मतलब अगर यदि कि कोई अगर यदि अपना पछताव कर रहा है, इस तरह का बात हो रहा है, तो क्या बोल रहे हैं कि मे अपील विद 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ द, मतलब अगर उनको लग रहा है कि इंसाफ नहीं हुआ है, मैं नहीं था, तो वो 60 दिन के अंदर अपना वो अपीलेट कमेटी के पास वापस से जा सकते हैं। ये इंटरनल कमेटी था, एक यहाँ अपीलेट कमेटी था कि वापस से अपील कर सकते हैं, ये मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ। ठीक है, और ये जो जो भी चीज कमेटी है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा बनाया जाएगा, जिसमें ये अपीलेट कमेटी जो है ना, इसमें का जो मेंबर होंगे वो रिटायर्ड जज होंगे हाई कोर्ट के, एज अ चेयरमैन वो रहेंगे। और बाकी सारे जो मेंबर्स हैं जैसा ऊपर मैंने बताया इंटरनल कमेटी का, उसी तरह का मेंबर्स यहाँ पे होंगे। बट ये रैंक जो भी होंगे ना, वो वाइस प्रेसिडेंट या इक्विवेलेंट के ही, मतलब उससे के बिलो के ही रैंक होंगे, चाहे वो एयरलाइन रिप्रेजेंटेटिव हो या कंज्यूमर पैसेंजर एंड एसोसिएशन और कंज्यूमर एसोसिएशन से। ठीक है, ये सब कुछ कुछ फैक्ट हो गया एज ए जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसे ध्यान रखिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी हमारे फ्रेंड्स ट्रैवलिंग करते हैं ज्यादातर, तो उनके लिए ये सब चीज ध्यान में रखना काफी जरूरी है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है जूस जैकिंग। ये जूस जैकिंग क्या है, तो इसे इंपॉर्टेंट बॉडीज वाले सेक्शन में लिख रहे हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट बॉडी कौन सा, एसबीआई जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, हमारे कंट्री का वन ऑफ द गवर्नमेंट का बहुत ही ट्रस्टेबल बैंक। ठीक है, तो एसबीआई बोला जा रहा है कि पब्लिकली इश्यूड किए हैं वार्निंग कि जूस जैकिंग बोल के अपने ट्विटर हैंडल के थ्रू। ठीक है, ट्विटर के थ्रू एसबीआई ने ये आपको पब्लिश किया कि जूस जैकिंग एक मैलवेयर टाइप का है, कि मतलब उन्होंने वो बोल रहे हैं कि अपना फोन कहीं भी रैंडमली आप किसी जगह में अपना चार्ज में मत लगाएं, किसी के भी डेटा केबल यूज करके। क्यों, क्योंकि ऐसे क्या हो रहा है, हैकर्स ना बहुत ही डेंजरस आपको मेलवेयर जो है ना आपके फोन में उसी के द्वारा चार्ज करने जाएंगे, और चार्ज करते करते ही आपके फोन में डाल देंगे। ठीक है ना, आप जैसे आप अपने लैपटॉप या किसी चीज में जब आप मोबाइल को अपने डेटा केबल की मदद से कनेक्ट करते हो, तो देख रहे हो कि ये आप उसमें डेटा का लेन देन तो कर ही पा रहे हो, और आपका मोबाइल भी चार्ज हो रहा है, तो आपको बोलेगा ये चार्जिंग स्लॉट है, और आप चार्ज कर रहे हैं, और धीरे धीरे आपका डेटा भी जा रहा है। तो इसीलिए एसबीआई ने क्या कहा कि आप अगर एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, या किसी और जगह में अगर आपके पास आपके फोन में कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा है, तो प्लीज आप लोग इस तरह का काम ना करें। अपना पावर बैंक ले जाए, अपना सारा चीज लेके जाए, यूएसबी चार्जिंग केबल अगर आपका अपना होगा, तो इस तरह का आपको टेंशन नहीं होगा कि आपको कोई और हैक करने का आप किसी को ऑप्शन ही नहीं दे रहे। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, स्पेशली मेलवेयर को इंस्टॉल कर देते हैं आपके फोन में, और आपका सारा डेटा को एकदम कंज्यूम कर, आपका सारा डेटा को वो एक्सेस कर लेंगे,
और बहुत सारे पर्सनल डेटा के लेने के साथ साथ आपका फाइनेंशियल अकाउंट हैकिंग भी हाईजैक कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ को ध्यान रखते हुए आपको थोड़ा सोच के चलना पड़ेगा। इसलिए आप किसी ऐसे भी कहीं रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट आप रैंडमली कहीं भी, या आपको मॉल्स वगैरह में भी जो ऑप्शन देते हैं चार्जिंग का, आप अपना पावर बैंक लेके चले। ये ज़्यादा आपके लिए सूटेबल कंफर्टेबल होगा और ज़्यादा ईजी भी रहेगा। इस तरह का टेंशन से दूर रहेंगे आप। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है मनी ऐप। एक और ये ऐप है आपको मनी से रिलेटेड है। आरबीआई ने हाल ही में ये मनी ऐप लॉन्च किया, विजुअली चैलेंज जो भी देख नहीं पाते उनके लिए, कि कैसे करके वो आइडेंटिफाई कर सके करेंसी नोट को। क्या करना है, बस सिंपल, आपके पास अगर ये करेंसी नोट है, आप ये मोबाइल एप्लीकेशन ले जाएंगे उनको, जैसे स्कैनर होता है ना, वो स्कैन करेंगे नोट को, आपको वो बोल देगा। ये आपको भी फिलहाल दो ही लैंग्वेज में ध्यान दीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश में। तो या तो हिंदी या तो इंग्लिश में वो बोल देगा ये 500 नोट है। एक बार हो सके तो आप लोग प्लीज़ अपने सेलफोन में भी इंस्टॉल करें मनी ऐप और देख लें, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सोचिए कि इस तरह का ऐप बना के आप कितना, मतलब इस तरह का अगर आप रेफर करोगे ना, जो लोग को नोट पहचानने में दिक्कत होती है, सिर्फ विजुअली चैलेंज के साथ अलावा आप जो बुजुर्ग लोग हैं जिन लोगों को नोट दिखने में दिक्कत होती है, ये एप्लीकेशन दे देंगे तो वो फटाक से एप्लीकेशन खोलेंगे और उसके बाद नोट के ऊपर देख लेंगे और पहचान जाएंगे कि ये कौन सा नोट है। ठीक है, अगला टॉपिक है एक्स्ट्रा ऑक्यूलर विजन। ये एक्स्ट्रा ऑक्यूलर विजन है क्या? इसका मतलब हुआ कि एबिलिटी टू सी विदाउट आइज, मतलब बिना आइज का देखने का जो एबिलिटी है ना, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ओक्यूलर विजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब देखिए इस तरह के जो चीज होता है ना, वो दे देते हैं यूपीएससी अपने एग्जामिनेशन में, और बोल देंगे ये 4 स्टेटमेंट दे देंगे किससे रिलेटेड, वो भी वन लाइनर टाइप का। तो ये सब क्वेश्चन ज्यादातर वन लाइनर में आते हैं, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये एक रेड ब्रिटल स्टार है ना, वो रिलेटिव आप मान सकते हैं स्टार फिश का। उन रिसर्चर्स ने देखा कि वो ना बिना आइज, उनका पास आइज नहीं होता, फिर भी वो अपना ऐसा वो उनके पास एबिलिटी है कि वो देख सकते हैं। ठीक है, ये जो ब्रिटेल स्टार है ना, वो लिव्स इन द कोरल लीव्स। कोरल लीव्स जानते हैं ना, जो स्पेशली जो कैरिबियन सी में पाए जाते हैं, वहां पे वो मतलब इस तरह से बिना आइस के भी देख सकते हैं। और ये सेकंड क्रिएचर है आफ्टर अ सी ओरिजिन स्पीसीज नोन टू हैव एबिलिटी, मतलब बेयरिंग फ्रेक केसेस इन देयर इन अदर स्पीसीज। ठीक है, फ्रेक केसेस मतलब कुछ चांसेस है जो भी वहां पे जिस तरह का जो बिना आइस का वो सामने देख सकते हैं और अपना जो भी है मूवमेंट वो सब कर सकते हैं। तो ये जो रेड ब्रिटल स्टार है ना, इससे रिलेटेड यहाँ बोला जा रहा है कि रिसर्चर्स ने देखा कि वो विदाउट आइज, विदाउट डिस्क्रीट आइज, वो क्या कर रहे हैं, अपना जो एबिलिटी टू रिजॉल्व सीन्स, ठीक है, एबिलिटी टू रिजॉल्व सीन्स विदाउट डिस्क्रीट आइज। तो ये चीज यहाँ पे इसलिए इसी को बोलते हैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ओक्यूलर विजन। ठीक है, इसमें जो एक्चुअली ये फैसिलिटेट करते हैं, ये किया जाता है, फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं उनके बॉडीज में, जो कि वो फोटो रिसेप्ट करते हैं, उसके बाद उनके वो डायरेक्ट करते हैं, हाँ ये चीज यहाँ है, हम यहाँ नहीं जाएंगे। फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं उसमें, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है यहाँ का। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है ब्लू कॉर्नर नोटिस। ये ब्लू कॉर्नर नोटिस क्या है? तो इंटरपोल ने इशू किया हाल ही में ब्लू कॉर्नर नोटिस। कैसे फुजिटिव सेल्फ स्टेड गोल्ड आपको गॉडमैन जो है ना, नित्यानंद, उनको कैसे करके लोकेट किया जा सके। ठीक है, जो भी कहाँ से, गुजरात पुलिस से उन्होंने अपना एक हेल्प मांगा कि आप, गुजरात पुलिस को उन्होंने ब्लू कॉर्नर नोटिस दिया और बोला कि ये जो नित्यानंद है इसको आप कैसे भी करके आप उसका लोकेशन मुझे बताइए। ठीक है, ये ब्लू कॉर्नर नोटिस का मतलब ही ये हुआ कि आपको कलेक्ट करना है एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन आइडेंटिटी। ठीक है, आपको ब्लू नोटिस का मतलब हुआ। ठीक है, आइडेंटिटी, लोकेशन और क्या एक्टिविटीज कर रहा है, ये सब चीज गुजरात पुलिस को बोला कि आप लोग, इंटरपोल के द्वारा बोला गया इस तरह का काम करें। ठीक है, तो ये नित्यानंद के ऊपर क्यों बोला गया, क्योंकि नित्यानंद हाल ही में क्या किया, वो इंडिया में पिछले साल ही वो आए, और वो कहाँ से आए, तो उनके ऊपर चार्जेस है रेप और सेक्सुअल एब्यूज का। तो इसीलिए अब वो यहाँ पे फ्लाई करके आ गए गुजरात में। तो गुजरात पुलिस को बोला जा रहा है कि आप इस तरह का चीज करें, ये इंटरपोल के द्वारा बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये टोटल ना, ये ब्लू नोटिस के अलावा रेड नोटिस, येलो नोटिस, टोटल 7 टाइप के नोटिस होते हैं। तो ये सबका अलग अलग मीनिंग होता है। जैसे ब्लू नोटिस का हो गया आपको पर्सन आइडेंटिटी, लोकेशन या एक्टिविटीज के बारे में पता लगना है, रेड नोटिस में उसी तरह से अलग अलग होंगे। तो ये सब चीज ये इंटरपोल के द्वारा दिया जाता है। जो भी इंटरपोल के मेंबर्स है ना, इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है ये। ठीक है, तो ये जो भी है ना, इसका कैपिटल कहाँ पे है, रिसेंटली मैंने आपको बताया, प्लीज आप लोग मुझे बताएं इसका कैपिटल बोल रहा है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, या आप प्लीज नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, अगला टॉपिक हो गया यदा यदा वायरस डिटेक्ट रिसेंटली इन ऑस्ट्रेलियन मॉस्किटोज। एक अलग टाइप का वायरस है ना, वो ऑस्ट्रेलियन मॉस्किटोज है ना, वहां पे अभी पाया गया है। तो ये जो वायरस है ना, ये आपको इंक्लूड किया जाता है अल्फा वायरसेस का ग्रुप में, जैसे चिकनगुनिया वायरस है ना, उसी के टाइप में। ठीक है, और ये जो
जो नोवेल वायरसेस है ना, इसका मतलब कोई ये जो वायरस है इसका कोई नो थ्रेट टू ह्यूमन बीइंग बोल रहा है, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड कोई थ्रेट नहीं बोला जा रहा है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ वायरसेस दैट ओनली इन्फेक्ट मॉस्किटोज। मतलब ये सिर्फ मॉस्किटोज को इन्फेक्ट करता है, ऐसा नहीं है कि ह्यूमन को। तो ध्यान दीजिएगा, आपको ये कीवर्ड बन जाता है कि नो थ्रेट टू ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। और ये जो अदर वायरसेस है ना इसी ग्रुप के, वो हो गए आपको जैसे ताई फॉरेस्ट अल्फा वायरस और अगुआ सलूड अल्फा वायरस। ये सब बस हल्का फुल्का नाम आप थोड़ा ध्यान रखिए, ज़्यादा कुछ इससे डीप एनालिसिस नहीं है, इसलिए मैंने इसको फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स वाले मतलब छोटे छोटे टॉपिक्स वाले सेक्शन में ही लिखा है, ठीक है। अगला टॉपिक हो गया आपको पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो PPRTMS है ना, इससे रिलेटेड हाल ही में एक ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम है जो कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ही स्पेशली ECI ने, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, इन्होंने लॉन्च किया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल से अपना पावर लेते हैं, प्लीज आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि वो कितने से कितने आर्टिकल में वो आते हैं। ये जो स्टार्ट किया गया आपको जनवरी 1 आपको 2020 से ही स्टार्ट किया, और ये अलाउ करेगा कि कैसे करके जो भी एप्लीकेंट्स है ना, वो रजिस्टर कर सके अपने पोल पैनल, और रियल टाइम बेसिस में वो कैसे कर सकेंगे, ट्रैक कर सकेंगे, ये सब चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। अगला टॉपिक है जोनल काउंसिल्स। तो इसका हाल ही में 25वां मीटिंग हुआ वेस्टर्न जोनल काउंसिल का, कहाँ पे, तो महाराष्ट्र का, जो कि इस बार लीड कोऑर्डिनेटर था, ठीक है। 2020 का जनवरी में महाराष्ट्र ने किया। ये एक जो जोनल काउंसिल है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, ध्यान दीजिएगा। स्टैट्यूटरी बॉडीज है क्योंकि ये जो पावर ले रहे हैं, ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत अपना पावर ले रहे हैं। ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, मतलब इस स्टैट्यूट के द्वारा क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये जोनल काउंसिल से रिलेटेड कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब लाया गया था 1956 में, उसके तहत ये काउंसिल्स बनाया गया। बट ध्यान दीजिएगा, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल है ना, वो इस एक्ट के तहत नहीं आते हैं, ठीक है। वो उनका एक सेपरेट एक्ट है, वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत काउंसिल नहीं बनाया गया, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा आज का आखिरी टॉपिक है साइबर सेफ वुमेन इनिशिएटिव। ये साइबर सेफ वुमेन इनिशिएटिव फिर से महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा ही लॉन्च किया गया है पूरे स्टेट में, और वो भी किस किस दिन, तो जो सावित्रीबाई फुले है ना, उनके बर्थ एनिवर्सरी के दिन, जो कि एक हमारे बहुत बड़े इंडियन सोशल रिफॉर्मर थे, ठीक है। तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन ये साइबर सेफ वुमेन इनिशिएटिव लाया गया महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र के एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट ये जो सावित्रीबाई फुले है ना, ये एक हमारे इंडियन सोशल रिफॉर्मर है, ये महाराष्ट्र की नहीं है सिर्फ। तो इसलिए हमारा भी रिस्पॉन्सिबल बनता है कि इनसे, इनके बर्थ एनिवर्सरी के दिन कुछ इंपॉर्टेंट बात किया गया है, तो ये पूरे इंडिया के लेवल पे ये जानना जरूरी है, ठीक है। ये जो इनिशिएटिव में स्पेशली ध्यान दिया गया है कि कैसे करके अवेयरनेस को स्प्रेड किया जा सके, आपको वुमेन से रिलेटेड जो भी आप वुमेन या चिल्ड्रन से रिलेटेड कैसे कैसे के आपको क्राइम्स हो रहे हैं ना, और उससे रिलेटेड क्या क्या लॉज है, जिसका हम अगर सही तरीके से उनको इन्फॉर्मेशन दे सके तो हम बच सकते हैं और उनको भी बचा सकते हैं, ठीक है। ये मेनली काम करेगा एडुकेट करने का, जो भी वुमेन है इससे रिलेटेड कैसे करके वेब यूज करना है, कैसे एंटी सोशल एलिमेंट्स को किस तरह से आपको वेरियस टाइप्स ऑफ क्राइम से बचने के लिए यूज करना है, ये सारी चीज यहाँ पे बताया। क्योंकि आप जानते हैं ना, कितने सारे फोन नंबर्स निकाले गए, कितने सारे आपको पोर्टल्स निकाले गए कि डायरेक्टली आप कंप्लेन कर सकते हो, कोई पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीज, बहुत सारे इनिशिएटिव है, कितने सारे पुलिस स्टेशन जाने से डर लगता है, तो वुमेन सेल जो है उनको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, अपना अपना पर्सनल जो भी प्रॉब्लम्स है वो शेयर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज जब उनको पता होगा तभी तो वो करेंगे। तो ये सब चीज जो इनिशिएटिव है ना, ये स्पेशली अवेयरनेस का काम करेगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर को एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आ रहा होगा। आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। जितना ज़्यादा आप लाइक और शेयर करेंगे, उतना ही ज़्यादा हम उतने लोगों तक पहुंच सकेंगे। क्योंकि सिर्फ हम आपस तक ही, अगर अपने तक ही रख रहे हैं, तो एक चीज़ में, एक दायरे में ही हम बंद रख रहे हैं। जितना ज़्यादा हम इस फैमिली को बढ़ाते रहेंगे, बहुत सारे जब जुड़ जाएंगे ना, तो क्या होगा कि कमेंट बॉक्स और जितने सारे शेयर्स, इतने सारे माइंड एक ही जगह में चलेगा ना, एक टॉपिक पढ़ेंगे हम, और एक टॉपिक को अगर यदि जितने ज़्यादा लोग उस टॉपिक को देखेंगे ना, उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ गलती निकालेंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड और कुछ इनोवेटिव वो लोग आइडियाज़ लेके आएंगे, तो उतना ही ज़्यादा सिर्फ मेरे या आपके लिए फ़ायदा नहीं होगा, ये जितने लोग होंगे सबके लिए फ़ायदा होगा। तो ये सब चीज़ से रिलेटेड प्लीज़ अब जितना ज़्यादा हो सके हमें शेयर करते रहना है। और जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो मेरे से, प्लीज़ आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं अपनी तरफ से पूरा अपना बेस्ट करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरे से बन सके उससे ज़्यादा ही मैं आपके लिए दूँ, ठीक है। तो जो भी हमारे फ्रेंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और नीचे जो बेल आइकन है वो भी प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आने में लेट ना हो। और इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।